देखते हैं अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले यह समझो कि मान लो ए बी लिखा हुआ है, ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो इस ए बी में जो ए पहले है बी बाद में है, तो ए को हम लोग बोलेंगे प्री फैक्टर और बी को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट जो ए बी है ए कहलाता है प्री फैक्टर, बी कहलाएगा पोस्ट फैक्टर। यही अगर बी ए लिखेंगे तो बी कहलाएगा प्री फैक्टर, ए कहलाएगा पोस्ट फैक्टर। यानी प्रोडक्ट में जो पहले आएगा उसे प्री फैक्टर, जो बाद में आएगा उसे पोस्ट फैक्टर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, प्रोडक्ट निकालते कैसे, ये सब। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री फैक्टर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पोस्ट फैक्टर बी। मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए। ठीक है, अब प्री फैक्टर क्या है, तो जो प्रोडक्ट में पहले होगा प्री फैक्टर, जो बाद में होगा वो पोस्ट फैक्टर। तो क्या बोला गया, तो प्रोडक्ट डिफाइंड तभी होगा जब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, डेट मीन्स समझते हैं और डिटेल में। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी आई जे पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रो क्या है एम और नंबर ऑफ कॉलम क्या है एन। ये सब हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही देखे थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन लिखा गया है तो पहला वाला नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो एम है, नंबर ऑफ कॉलम एन है। मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो पी है और नंबर ऑफ कॉलम क्यू है। तो क्या बोला गया कि प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट ए बी हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट ए बी में ए बी विल बी डिफाइंड, ए बी में ए प्री फैक्टर हुआ बी पोस्ट फैक्टर हुआ। तो ए बी डिफाइन तभी होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ए बी डिफाइन होगा तो एन किसके इक्वल होना चाहिए, तो पी के इक्वल होना चाहिए। यानी एन अगर पी के इक्वल हो गया तो प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड होगा। और ऑर्डर क्या होगा, अब ए बी डिफाइंड होगा तो ए और बी को प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिल के आएगा। तो उस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो जो बच जाएगा, यहाँ क्या बचा एम, यहाँ क्या बचा क्यू। तो नया मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर होगा एम बाई क्यू एंड ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी एम बाई क्यू। क्लियर है। अगर मान लो हम बी ए को डिफाइन करना चाहते हैं, बी ए डिफाइंड होगा या नहीं, बी ए तो बी का नंबर ऑफ कॉलम क्यू। अब बी ए में बी प्री फैक्टर हुआ ए पोस्ट फैक्टर हुआ, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम क्यू और ए का नंबर ऑफ रो एम आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी बी ए विल बी डिफाइंड इफ क्यू इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी, जो बच गया, पी बाई एन, और ऑर्डर क्या होगा पी बाई एन। तो अभी हम लोग क्या देखें कि मैट्रिक्स कब डिफाइन होगा, प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि दो मैट्रिक्स ले लिए उसका प्रोडक्ट डिफाइन ही होगा। डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो पहला फैक्टर यानी प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होना चाहिए, जो हम लोग यहाँ देखे हैं। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चलो मैट्रिक्स का
प्रोडक्ट अगर डिफाइंड है तो प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं मैट्रिक्स का? तो मैट्रिक्स ये है, कितना ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो यह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ए बी निकाले, तो ए बी प्रोडक्ट निकालने से पहले यह देखेंगे कि ए बी डिफाइंड है या नहीं है। तो ए बी डिफाइंड है या नहीं, तो उसके लिए देखना क्या पड़ेगा कि ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम 2, बी का नंबर ऑफ रो 2 आपस में इक्वल है। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड है। क्लियर? अच्छा, बी ए डिफाइंड हो गया नहीं यहाँ पे, तो बी ए डिफाइंड होगा नहीं तो वो भी देख लो। तो बी का नंबर ऑफ कॉलम 3 और ए का नंबर ऑफ रो 3 इक्वल है, मतलब यहाँ पे इसमें ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। तो चलो आगे देखते हैं कि ए बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ए बी निकालो, तो ए बी निकालने के लिए पहले ए रख दिए इनटू बी रखे। अब ए में ए वाला R1 है, R1 यानी फर्स्ट रो, ये वाला R2 है यानी सेकेंड रो, यह R3 है यानी थर्ड रो। यह क्या है इसका फर्स्ट कॉलम, यह क्या है सेकेंड कॉलम, यह क्या है थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए देखो करना क्या है कि इस R1 को C1 में मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखना है R1 C1। फिर इसको C2 में मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखना है। फिर इसको C3 में मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखना है। मतलब R1 को बारी बारी से उधर वाले मैट्रिक्स में के कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है और लिखना कहाँ पे है, तो रो में लिखना है, कॉलम में नहीं लिखना है, रो में लिखना है। यानी कि R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा, लिखा जाएगा। फिर R1 C2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा जाएगा। फिर R1 C3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा जाएगा। मान लो अगर डिफाइंड होता और एक आध कॉलम और होता तो R1 इस C4 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाता। ठीक है, अब वही काम R2 और R3 के लिए कर देना है। यानी R2 C1 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखेंगे अब नीचे। फिर R2 C2 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा जाएगा। R2 C3 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा जाएगा। फिर R3 C1 में, फिर R3 C2 में, फिर R3 C3 में। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट हम लोग निकालते कैसे हैं। तो इसके रो को बारी बारी से उसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना है और लिखना कहाँ पे है, रो में। चलो वही दिखाते हैं। R1 C1 इसको इसमें मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि A1 मल्टीप्लाई होगा X1 में और B1 मल्टीप्लाई होगा Y1 में। ठीक है, यह ध्यान रखना है। R1 C1 में मल्टीप्लाई होने का मतलब A1 X1 में मल्टीप्लाई होगा, B1 Y1 में मल्टीप्लाई होगा और दोनों के बीच प्लस साइन लिखा जाएगा। मतलब ऐसे A1 X1 प्लस B1 Y1। तो A1 X1 प्लस B1 Y1 देख लो किसके जगह पे आया, R1 C1 के जगह पे आया। अब R1 C2 में मल्टीप्लाई होगा तो A1 X2 प्लस B1 Y2, A1 X2 प्लस B1 Y2। फिर R1 C3 में मल्टीप्लाई हुआ तो A1 X3 प्लस B1 Y3, A1 X3 प्लस B1 Y3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखना कैसे है यह समझा रहे हैं। फिर R2 C1 में मल्टीप्लाई होगा तो A2 X1 प्लस B2 Y1, A2 X1 प्लस B2 Y1। फिर A2 X2 प्लस B2 Y2, A2 X2 प्लस B2 Y2, A2 X3 प्लस B2 Y3। अब R3 C1 में A3 X1 प्लस B3 Y1, A3 X1 प्लस B3 Y1, A3 X2 प्लस B3 Y2, A3 X2 प्लस B3 Y2। फिर R1 C3 मल्टीप्लाई होगा A3 X3 प्लस B3 Y3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, यानी R1 C1 में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है यह भी ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो एक बार फिर से देखते हैं क्या करेंगे। तो इस R1 को इस C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में लिखेंगे कहाँ, रो में। वही काम
R2 और R3 के लिए करेंगे। अब देख लो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा यह किस ऑर्डर का आ गया, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3 रो और 3 कॉलम, जो बचा हुआ है 3 और 3 उतना ही ऑर्डर का आएगा जो यहाँ पे लिखे थे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ए और बी दिया गया है तो कह रहा है फाइंड ए बी, तो ए बी निकालिए। डज बी ए एग्जिस्ट, कह रहा है कि क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, तो पहले ए बी निकालना है। तो देख लेते हैं ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मतलब ए बी डिफाइन होगा या नहीं। तो ए का ऑर्डर क्या है 3/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/2। तो ए बी डिफाइन होने के लिए ए का कॉलम बी का रो इक्वल होना चाहिए, तो ए का कॉलम 2 बी का रो 2 आपस में इक्वल है, यानी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेयर ए बी एग्जिस्ट, यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी निकाल लीजिए, ए बी निकालिए तो क्या होगा, ए 2 -1 3 4 1 5 इनटू बी कितना, तो बी है -1 3 2 1, ठीक है। ए बी एग्जिस्ट किया, ए बी निकालो, कैसे लिखते हैं, तो अभी यहाँ पे देखे थे, इसके रो को उसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कहाँ, तो लिखेंगे रो में, यानी ए वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा यहाँ लिखा जाएगा, फिर ए वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा यहाँ लिखा जाएगा। अब आगे इसका कॉलम नहीं है तो वहीं पे रुक जाएंगे, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ठीक है। ए वाला इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2। अब इसको R1 को इसके C2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना, 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो R1 C1 में मल्टीप्लाई हुआ यहाँ लिखा गया, R1 C2 में मल्टीप्लाई हुआ यहाँ लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे तो समझाने के लिए इतना किए थे, बार बार उतना लिखने नहीं जाएंगे, R1 C1 है सब। चलो R2 को अब C1 में मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो यानी R3 को C1 में, तो कितना 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, फिर इसको इसमें करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, तो -2 और -2 तो -4, यहाँ पे 6 -1 यानी 5, यहाँ पे 8 और -3 5, 9 और +4 13, यहाँ कितना आएगा 10 -1 तो 9 और यहाँ 3 + 5 8, यही ए बी आया। क्लियर है। अब फिर पूछ रहा है कि बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं उसके लिए क्या करूं, देख लो। तो बी ए के लिए क्या होगा, तो बी का कॉलम और ए का रो इक्वल होना चाहिए, तो बी का कॉलम 2 है और ए का रो 3 है, तो क्या 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो नहीं है, यानी कि बी का कॉलम ए के रो के इक्वल नहीं आया, यानी क्या बोलेंगे कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। तो पहले तो प्रोडक्ट निकालने से पहले देखेंगे कि प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं, तो उसके लिए पहला फैक्टर का कॉलम दूसरे फैक्टर का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। जब अगर ऐसा हो गया तो प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, तो पहला फैक्टर के रो को बारी बारी से दूसरे फैक्टर के कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कहाँ, रो में। वही काम इधर पहला फैक्टर के सभी रो के साथ करेंगे और यहां से आगे, ठीक है। छापिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी एंड बी ए एंड शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कह रहे ए और बी दे दिया और हमें निकालना है ए बी और बी ए निकालना है, फिर दिखाना है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। तो चलो ए कितना है 1 -2 3 -4 2 5
बी कितना है, तो बी है 2 3 2 3 4 5 -2 1। ए कितना ऑर्डर का है, तो ए 2/3 ऑर्डर का है, यह 3/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे ए बी डिफाइंड है, तो ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइंड है। क्यों है बताओ, क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल है। ए बी निकालो, तो ए बी निकालते हैं 1 -2 3 -4 2 5 इंटू बी कितना, तो 2 3 4 5 -2 1। मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम में, लिखते कहाँ पे है, रो में, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 प्लस -2 इंटू 4, तो -2 इंटू 4 -8, तो -8, 3 इंटू -2 तो -6। ठीक है, तो यह R1 C1 में मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा गया। फिर R1 और C2 में मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 3 यानी 3, -2 इंटू 5 -10, 3 इंटू 1 +3। ठीक है, अब R2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू 2 -8, फिर 2 इंटू 4 +8, 5 इंटू -2 -10। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, मतलब R2 को इधर C2 में, तो -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 +10, 5 इंटू 1 +5, यानी फाइनली क्या आ गया, तो -14 और +2 -12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 और -10 -4, यहाँ 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो -10, और यहाँ पे कितना 15 और -12 +3, तो यह क्या आ गया हमारा ए बी आ गया। अब देख लेते हैं बी ए डिफाइंड है नहीं, तो बी ए, तो बी का कॉलम ए का रो इक्वल है, तो यहाँ पे बी ए भी डिफाइंड है, बी ए इज डिफाइंड, बी ए भी डिफाइंड है। अब बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी पहले रखो, 2 3 4 5 -2 1, बी इंटू ए, ए कितना 1 -2 3, फिर -4 2 और 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो वही काम करना है बार बार, कितना हूँ रो कितना ही कॉलम, इधर उधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है, इसके रो को इसके कॉलम में, तो R1 C में मल्टीप्लाई होगा, R2 C2 में मल्टीप्लाई होगा, R3 C3 में मल्टीप्लाई होगा, तो R1 C1 में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -4 -12, फिर इसको इसमें, तो 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 +6, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 5 15। फिर अब क्या करना है, R2 को C1 में, C2 और C3 में, तो R1 को C1 में मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 -20, फिर 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 2 +10, फिर 4 इंटू 3 12, और 5 इंटू 5 25। फिर R3 को C1 में, C2 में और C3 में, तो R1 को C1 में मल्टीप्लाई किया, तो -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू -4 -4, फिर इसको इसमें, तो -2 इंटू -2 +4, 1 इंटू 2 +2, फिर इसको इसमें करेंगे, -2 इंटू 3 -6, फिर 1 इंटू 5 +5, यानी फाइनली क्या आ जाएगा, तो -2 -12, तो -10 -4 और +6, तो +2, फिर 6 + 15, तो कितना आएगा 21, 4 -20, तो -16, -8 + 10 +2 12 + 25, कितना हो जाएगा 37, फिर -6 और 4 + 2 +6, -6 + 5 -1,
तो यहाँ पे ए बी आया, ए बी इतना आया, बी ए इतना आया, यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी प्रूफ हो गया। क्यों ए बी और बी ए इक्वल नहीं है? तो पहला तो ये है कि ए बी का जो ऑर्डर आया, ए बी का ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का आया, और जो बी ए का ऑर्डर आया वो 3/3 ऑर्डर का है। तो पहले तो ऑर्डर ही सेम नहीं है तो सेम नहीं होगा। दूसरा, अगर ऑर्डर सेम हो भी जाता तो देखना पड़ता कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब इक्वल है या नहीं है, ठीक है, इसलिए दोनों सेम नहीं होगा। नेक्स्ट करेक्ट 2x 4x 8 इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स। तो करेक्ट फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो x का हमें पॉजिटिव वैल्यू बचाना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट के लिए यह किस ऑर्डर का है, 1/2 ऑर्डर का, या 2/, यह जो है 2/1 ऑर्डर का है। देखो ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, यानी डिफाइंड होगा इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 32, केवल यही एक एलिमेंट ही आएगा इसमें, इसको इसमें मल्टीप्लाई किए, केवल यही एक एलिमेंट आएगा, इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स। अब जितना ऑर्डर का इधर मैट्रिक्स बन जाएगा ना, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि इधर 0 है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, तो इधर जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आएगा उतना ही ऑर्डर का इधर नल मैट्रिक्स लेंगे। जैसे मान लो इधर आता 3 ऑर्डर का 3/3, जैसे 3x y z, और इधर 0 होता है, तो इस 0 की जगह पे क्या करते हैं, जितना ऑर्डर का इधर होता उतना ही ऑर्डर का इधर लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान में रखना कि उधर अगर नल मैट्रिक्स है तो इस नल मैट्रिक्स के जगह पर क्या करेंगे, तो जितना ऑर्डर का इधर मैट्रिक्स होगा उतना ही ऑर्डर का उधर नल मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि दो मैट्रिक्स ए वाला और ए वाला आपस में इक्वल है, तो दोनों का एलिमेंट सेम होगा, 2x स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0। 2x 4x 8 32, तो 2x स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0। इससे तो इक्वल आएगा ही नहीं, मतलब x का वैल्यू आ नहीं सकता, निगेटिव हो जाएगा। ऐसा करो, कहीं एक जगह माइनस दे दो, क्वेश्चन का आंसर कुछ आए इसके लिए, चलो यहाँ -4 दे दिए, तो 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 32, ठीक है, x का वैल्यू आएगा इसके लिए नहीं। अगर ऐसा लेते तो x का वैल्यू नहीं आता। अब 32 उधर शिफ्ट होगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू कितना +-4, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, +-1 आएगा, प्लस माइनस भी आएगा। तो हमें क्या चाहिए, इसका पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 4, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट करें सोल्व फॉर x एंड y, गिवन दैट x और y के लिए सोल्व करना है, और यह इक्वेशन हमें दिया गया मैट्रिक्स के फॉर्म में, यह 2/2 ऑर्डर का है, यह 2/1 ऑर्डर का है। देख लो दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट कितना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 x प्लस वाई इंटू 2 यानी 2y, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 2x इक्वल टू, उधर मैट्रिक्स क्या है 3π, तो इधर भी कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यह इधर भी 2/1, इधर भी 2/1 और 2/1, और दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, और इसको जब इक्वल करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको मान लिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन। अब देख लो दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन मिल गया x और y में, इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल सकते हैं, तो बचपन से ही करते आ रहे होंगे, सॉल्व करना हो सब कर लेना। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर्टीज को। तो क्या है प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट नंबर, इन ए बी ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर, ये आपको पहले से मालूम था। सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ओनली डिफाइंड व्हेन नंबर ऑफ कॉलम
इन प्री फैक्टर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पोस्ट फैक्टर बी। मतलब ये भी हम लोग देख ही चुके हैं कि प्रोडक्ट ए बी तभी डिफाइंड होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो जाए। थर्ड नंबर, इफ ए बी डिफाइंड देन बी ए मे और मे नॉट बी डिफाइंड। मतलब अगर ए बी डिफाइंड होता है तो यह जरूरी नहीं कि बी ए भी डिफाइंड ही होगा। फोर्थ का फर्स्ट नंबर, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए यानी नॉट कॉम्युलेटिव इन जनरल, यानी जनरली जो है ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होता है। इन जनरल हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल क्या होता है, ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होता। इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, यानी ए बी अगर माइनस बी ए के इक्वल हो गया, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एंटी कॉम्यूट। कहने का मतलब आपको पूछ देगा कि यह ए और बी मैट्रिक्स एंटी कॉम्यूट है या नहीं, तब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ए बी माइनस बी ए के इक्वल है क्या। अगर ए बी माइनस बी ए के इक्वल हो गया तो ए और बी क्या कहलाएगा, एंटी कॉम्यूट। फिफ्थ नंबर, if product AB is defined then it is called conformable, यानी कि अगर प्रोडक्ट AB डिफाइंड होगा तो उसे हम लोग कॉन्फॉर्मेबल बोलेंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट है, कुछ वर्ड्स है जिसको ध्यान में रखना एग्जाम में आपके आ सकता है, इसलिए सब दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी बोल दे कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दे दे और बोले कि यह कॉन्फॉर्मेबल है या नहीं, तो कॉन्फॉर्मेबल है या नहीं उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं। अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है तो बोलेंगे कि ए और बी कॉन्फॉर्मेबल है। फिर 6 का फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी कैसे लिखा जाएगा, तो ए को बी में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को सी में। यहाँ ध्यान रखना है, ए पहले है तो ए बी में भी ए पहले आएगा और ए सी में भी ए पहले आएगा। ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी को बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी और बी ए इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो जो पहले उसको पहले ही रखिएगा, ए बी प्लस ए सी। अगर मान लो ऐसे है, ए बाद में है तो बी ए प्लस सी ए, यानी यह क्या होता है, मैट्रिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटू बी सी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए बी निकाल के तब सी मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब पहले आप ए में बी सी मल्टीप्लाई कीजिए या ए बी में सी मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है। मतलब यह जो है मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है और मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एक का फर्स्ट, ए इंटू ए अप टू एम टाइम्स, यानी ए को हम मैट्रिक्स ए को क्या किए, यहाँ जो भी ले रहे हैं कैपिटल में वो सब मैट्रिक्स का ही बात चल रहा है। अगर मैट्रिक्स ए को हम m बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किए, अगर कहीं पे a स्क्वायर लिखा है मतलब क्या लिखा हुआ है, a इंटू ए क्यों लिखा हुआ है, मतलब a इंटू ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m, इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n। मतलब सिंपल जो रूल होता है अलजेब्रा का वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n, सेम मैट्रिक्स तो पावर को ऐड कर देंगे। a टू दी पावर m टू दी पावर n, a टू दी पावर m के पावर में n है तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, a टू दी पावर mn हो जाएगा। a टू दी पावर 0, किसी मैट्रिक्स पे पावर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं, क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a टू दी पावर 0 आई यहाँ पे आई क्या है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर m, ये सब आपस में इक्वल होगा। आई स्क्वायर निकालो, आई क्यूब निकालो, आई टू दी पावर 4 निकालो, निकाल कर देखना ये सब आपस में इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स आई के इक्वल होगा। डेट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितना बार चाहो मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें क्या मिलेगा, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। यानी जितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो सेम वही आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ही होगा, या आई इंटू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए भी क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई कीजिए या बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको फाइनली वही मैट्रिक्स ए मिलेगा। फिर ए इंटू नल मैट्रिक्स होगा, यानी मैट्रिक्स ए में अगर आप नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। 9 नंबर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस आल्सो ए डायगोनल मैट्रिसेस, यानी दो डायगोनल मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स, भाई दो स्केलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। 11 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू सेम काइंड ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आल्सो ए सेम काइंड ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी दो सेम काइंड के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपको उसी काइंड का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। अब उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसी काइंड का मतलब ये हुआ, तो दो टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखे थे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अगर दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम्हें मिलेगा अपर ट्रायंगुलर ही मिलेगा, और दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही मिलेगा। 12 नंबर, k इंटू ए बी इक्वल टू k इंटू ए के इंटू बी या a इंटू के बी, वेयर k इज स्केलर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर k कोई स्केलर क्वांटिटी है तो आप k को पहले a में मल्टीप्लाई करो तब उसको b के साथ मल्टीप्लाई करो, या k को पहले b में मल्टीप्लाई कर लो तब a के साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स पहले है उसको पहले ही रहने देना है, जो बाद में है उसे बाद में ही रखेंगे। और एक आप दो प्रॉपर्टी देख लो। 30 नंबर, a प्लस बी, ए और बी जहां पर क्या है मैट्रिक्स है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अलजेब्रा में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, ये वाला यूज नहीं करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे यूज नहीं करेंगे। क्या तो करेंगे, क्या तो करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ए बी और बी ए तो आपस इक्वल, ए बी और बी ए तो इक्वल होता ही नहीं है, ये तो अलजेब्रा थोड़ी है। अलजेब्रा में अगर ए और बी दोनों नंबर होता तो ए बी पहले ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही था। इसीलिए अलजेब्रा में ए बी और बी ए को 2ab लिख दिया जाता था। लेकिन ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। जब भी अगर a प्लस बी का स्क्वायर लिखा जाए तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ए बी अलग लिखेंगे, बी ए अलग लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कितना क्लियर हो गया होगा। और एक आध दो प्रॉपर्टी देख लो, इसके बाद क्वेश्चन जरूर बुक से बनाना बनेगा। और ऐसे जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर ले। ये 40 नंबर, फिर वही a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा क्यों नहीं लिखेंगे। कैसे तो लिखेंगे, कैसे a माइनस बी के स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इतना लिखेंगे। एंड लास्ट एक और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, और फिर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे नहीं लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा के रूल से वैसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस बी ए।
अब ए बी और बी इक्वल होगा तभी ना कैंसिल होकर उतना होगा, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना क्लियर हो गया होगा, इसको नोट्स कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। पहले तो तुम लोग क्या करना है कि जो भी अभी तक बताए हैं उसको देख के क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वापस आकर मतलब वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन बनाइएगा, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा कि बन रहा है कि नहीं खुद से। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो देखिए। एफ एक्स क्या है इतना, तो कह रहा है एफ एक्स इतना है और ए का वैल्यू इतना है, मैट्रिक्स से दिया गया तो हमें एफ ए निकालना है। तो एफ एक्स इतना है तो एफ ए क्या होगा, तो इस एक्स में जहां जहां एक्स है वहां ए रखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। ठीक है, यानी ए स्क्वायर ए इंटू ए माइनस 5 इंटू ए प्लस 7। अब ए इंटू ए कितना है 3 1 माइनस 1 2, फिर ए 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 इंटू ए रख दीजिए जहां जहां ए है। ए कितना 3 1 माइनस 1 2 प्लस कितना 7। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम है कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें फिर इस रो को इस कॉलम में। तो 3 इंटू 3 9, फिर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर इसको इसमें इसको फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब इसको इसमें करो 3 इंटू 1 3, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर इसको इसमें कीजिए माइनस 1 प्लस 4 माइनस 5 पहले। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कोई कांस्टेंट को मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे तो सारे क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 3 कितना 15, फिर कितना 5 माइनस 5 और फिर कितना 5 इंटू 2 10 प्लस 7। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 9 माइनस 1 8, यहाँ पे 5 माइनस 5 और यहाँ पे 3, यही आएगा 9 माइनस 1 8 5 माइनस 5 3 माइनस यहाँ पे कितना 15 5 माइनस 5 10। अब प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। 7 अकेले है तो 7 है, तो इसमें क्या करो कि 7 में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर केवल कांस्टेंट है, बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ क्या है नंबर है। अगर केवल 7 लेते तो 7 क्या है नंबर है, तो दो मैट्रिक्स में नंबर को तो ऐड नहीं कर सकते। हमें फाइनली जो आंसर बताना होगा वो मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, फाइनल मेरा आंसर क्या होगा मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम लोग करेंगे कि ये भी मैट्रिक्स लेकिन यह नंबर, तो इस नंबर में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऑर्डर का, तो जितना ऑर्डर का हमें जरूरत पड़ेगा, जैसे यह 2x2 ऑर्डर का, यह भी 2x2 ऑर्डर का, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करना होगा 2x2 ऑर्डर का ही लेना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसका डायगोनल एलिमेंट सब 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। क्लियर है, तो जितना ऑर्डर का, जैसे मान लो इधर भी 3 ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर का, और यह एक नंबर होता, इधर वाले मैट्रिक्स में एक नंबर को ऐड करना है या एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, तो जितना ऑर्डर का इधर है। मान लो अगर यह 3x2 ऑर्डर का होता, 3x3 ऑर्डर का होता, तो इधर भी क्या करते हैं हम लोग 3x3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। और आपको मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई नंबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो 7 0 0 और 7। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट ये वाला मैट्रिक्स इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ये वाला ऐड हो रहा है, तो करो 8 माइनस 15, तो 8 माइनस 15 कितना
-7 और इसको ऐड करो +7 0, 5 -5 0 और +0 0, -5 और माइनस माइनस +5 तो 0 और +0 यहाँ भी 0, 3 और -10 -7 और वहाँ +7 क्या आ जाएगा 0, यानी यह है क्या आ गया नल मैट्रिक्स, इसको 0 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर केवल दिया गया है तो इधर अगर मैट्रिक्स आ रहा है और उधर केवल एक नंबर है तो जितना ऑर्डर का जरूरत पड़ेगा उतना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लेंगे, तब ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करें, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस। हमें क्या करना है कि दो हमें मैट्रिक्स ए बताना है जिसमें इस मैट्रिक्स में ए मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला मैट्रिक्स आया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर तुम ऐसे करते हो कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू इसको इधर डिवाइड कर देते हो तो एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को डिवाइड करना हम लोग नहीं जानते, प्रोडक्ट करना जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? सम करना, सबट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट करना जानते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं जानते। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो यह डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स ए होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा पहले यह जानने के लिए, यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यह 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह किस ऑर्डर का है तो यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब सोचो जो हम प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट बताएं कि प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है वहां से, कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कब आया होगा। तो मैट्रिक्स ए पहले तो इसका इस मैट्रिक्स का और ए का प्रोडक्ट डिफाइंड है तभी उतना आया है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का और ए का प्रोडक्ट डिफाइंड है तभी नहीं इतना आया क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट उतना दिया गया है। अब प्रोडक्ट डिफाइंड है इसका मतलब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका तो कॉलम पक्का 2 होगा क्योंकि इसका रो पक्का 2 होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफाइंड है और इसका कॉलम 2 है तो इसका रो 2 होना चाहिए। अब देखते हैं कि उधर हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है दोनों का प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आया है तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है। तो 3/3 ऑर्डर का आया है यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तभी ना यह वाला तो डिफाइन होने के लिए जो बच जाएगा वो हमारा मैट्रिक्स होगा। यानी कि हमारा मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का होगा तो 2/3 ऑर्डर का होगा। समझ में आया कैसे बोल नहीं समझ में? रिवाइंड करो फिर से सुनो। तो यहां से क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2/3। तो मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 2/3। तो एक मैट्रिक्स ए मान लो 2/3 का, मान लो 2/3 एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। हम मान लिए कि हमारा मैट्रिक्स है ए है। अब हमें निकालना होगा एक्स वाई जेड और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। तो यहाँ से जो रिलेशन दिया है वहां रख दो इस मैट्रिक्स ए को, कितना 2 -1 1 0 -3 4 इंटू ए की जगह पे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू उधर क्या है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15। चलो प्रोडक्ट करो तो कैसे इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम में फिर इसमें और फिर इसमें। तो 2 × x 2x -1 × अल्फा माइनस अल्फा, फिर 2 × y 2y -1 × बीटा माइनस बीटा, फिर 2 × z 2z, फिर -1 × गामा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 × x x 0 × अल्फा 0, फिर 1 × y y, फिर 0 × बीटा y 0 होगा, फिर इसको इसमें 1 × z z 0 × गामा 0 ही हो जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × x -3x प्लस 4 अल्फा, फिर -3y प्लस 4 बीटा, फिर -3z प्लस 4 गामा इक्वल टू कितना आ गया -1 -8 -10 1 -2 -5
9, 22, 50। अब यहाँ से क्या होगा, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। तो 2x माइनस अल्फा -1 होगा, 2y माइनस बीटा -8 होगा, और 2z माइनस गामा -10 होगा। फिर x 1 होगा, y -2 होगा, z -5 होगा। x 1 होगा, y 2 होगा, और z -5 होगा। फिर इसको इसके इक्वल करेंगे, फिर इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे, वहाँ से भी 3 इक्वेशन आएगा। खैर वहाँ से x का वैल्यू 1 आया, यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, 2 × 1 माइनस अल्फा इक्वल टू -1। अल्फा को उधर शिफ्ट किए तो अल्फा इक्वल टू 2 और -1 इधर आएगा, x का वैल्यू 1 है तो 2 + 1 अल्फा हो जाएगा 3। तो अल्फा मिल गया 3। हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू जो मिल चुका है, y का वैल्यू वो भी डायरेक्ट मिल गया, z का वैल्यू वो भी डायरेक्ट मिल गया, और यहाँ रख देंगे तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। y का वैल्यू जो 2 आया यहाँ पे रखो, तो 2 आया तो 2 × y की जगह पे 2 माइनस बीटा इक्वल टू -8, यानी बीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, बीटा उधर शिफ्ट होगा तो 4 और +8 12, और z का वैल्यू -5 रख दो तो 2 × -5 माइनस गामा इक्वल टू -10, गामा उधर शिफ्ट किए तो गामा इक्वल टू -10 उधर -10 खत्म, यानी गामा क्या मिल जाएगा 0। तो अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 12 और गामा का वैल्यू 0 होगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए, सही ही होगा कैलकुलेशन। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसको इसके इक्वल करके, इसको इसके इक्वल करके, और इसको इसके इक्वल करोगे और एक्स वाई जेड का वैल्यू रखोगे, तो जो यहाँ एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आया है वही वहाँ भी आएगा। तो यहाँ भी देते हैं, नाउ मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो मैट्रिक्स ए क्या था, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, यानी कि एक्स कितना है 1, वाई कितना है 2, जेड कितना है -5। ठीक है, अल्फा 3, बीटा 12 और गामा 0, यही हमारा आंसर होगा। तो छापिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है, सुधार देते हैं। x1 y -2 होगा, लेकिन y को हम +2 लेंगे, y कितना -2 सुधार लीजिएगा, तो y -2 तो यहाँ -2 तो 2 × -2 -4, और इधर आएगा तो +8 और -4 तो x1 y -2 और बीटा कितना हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो बस माइनस छूट गया था, समझ में आ गया होगा, छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए इतना है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट, हमें शो करना है कितना होगा, आई + ए आई - ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल होगा, हमें प्रूव करना है। ए कितना दिया गया है, ए है 0 -10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2 और 0, और आई यहाँ जो यूज हुआ है वो क्या है, तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का 1 0 0 1 है आई। ठीक, ऐसा करते हैं, इसमें बार बार -10 अल्फा/2 इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसके लिए मान लेते हैं लेट 10 अल्फा/2 को x मान लिए। अब x मान लिए तो हमारा a क्या बन जाएगा x के टर्म में, बस कुछ नहीं किया, 10 अल्फा/2 के जगह पे x लेंगे, बार बार इतना ना लिखना पड़े, तो 0 -x x और 0, a इतना है। हमें प्रूव करना है कि यह दोनों आपस में इक्वल होगा, तो ऐसा करते हैं, पहले LHS लाते हैं, LHS में देखते हैं क्या होगा। LHS क्या है, i + a, i मतलब 1 0 0 1 प्लस a, यानी a कितना 0 -x x 0,
इन दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स फिर एक्स और 0, मतलब LHS में क्या आना चाहिए, तो इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, I प्लस ए को लिखे तो इतना आना चाहिए, इतना आ गया। अगर हम RHS को भी इतना ही दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब RHS में आते हैं। समझ में आ रहा है क्या किए? अभी कुछ नहीं किए, बस किए क्या कि tan अल्फा बाई 2 को x बोल दिया, और x बोलने के बाद देखें कि LHS x के टर्म में क्या होगा, तो LHS x के टर्म में इतना होगा। अगर RHS को भी हम इतना दिखा दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो RHS क्या है, I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा करना क्या है कि हमें मालूम है कि LHS x के टर्म में आया है, x क्या है तो tan अल्फा बाई 2 को x बोले हैं, तो RHS में भी क्या होना चाहिए, x आना चाहिए, x आना चाहिए यानी कि tan अल्फा बाई 2 आना चाहिए। लेकिन RHS में अगर हम देखें तो cos अल्फा है, साइन अल्फा है, ये सब है। तो अब करेंगे क्या कि अब हम लोग यहाँ पे जो साइन अल्फा कॉस अल्फा ये सब जो है इसको किसी तरह tan अल्फा बाई 2 के टर्म में चेंज करेंगे। क्यों tan अल्फा बाई 2 के टर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 के टर्म में आएगा तभी ना tan अल्फा बाई 2 के जगह पर x रखेंगे, और जब x रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x के टर्म में हमारा LHS के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब करेंगे क्या कि हम किसी तरह यहाँ साइन अल्फा और कॉस अल्फा को tan अल्फा बाई 2 में रखेंगे, क्योंकि साइन अल्फा कॉस अल्फा में रखने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला ट्रिगो का। साइन अल्फा का ट्रिगो का फॉर्मूला tan के फॉर्म में याद होगा, 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है, याद होगा। साइन थीटा 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, याद होगा। तो इसी का यूज करेंगे, ऐसे करने से क्या होगा, या अल्फा बाई 2 में चेंज हो जाएगा। तो चलो RHS क्या आया, तो RHS है I माइनस ए। अब I माइनस ए रख दूं, I की जगह पे कितना, तो I की जगह पे 1 0 0 1 माइनस ए की जगह पे कितना है, तो ए की जगह पे 0 माइनस एक्स एक्स 0 ए की जगह पे, ये तो I माइनस ए हुआ इंटू इंटू कॉस अल्फा की जगह पे फॉर्मूला से यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं कितना 1 माइनस, देखो कॉस अल्फा की जगह पे फॉर्मूला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ाएंगे देते हैं, कॉस अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अभी अल्फा में आने देते हैं, अगले टर्म में क्या करेंगे, एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर साइन अल्फा को 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर माइनस साइन अल्फा तो माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो स्पेस ज़्यादा ले लिया, दिख रहा है ना, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो कि इसको x में रख दो, पहले तो I माइनस ए निकालो, 1 माइनस 0 0 0 माइनस एक्स तो प्लस एक्स, 0 माइनस एक्स तो माइनस एक्स, 1 माइनस 0 1, किसके जगह पे I माइनस ए की जगह पे इंटू यहाँ जहाँ जहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है वहाँ वहाँ x रखेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब इसको रोको, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स इंटू माइनस 2x, तो प्लस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं। 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ उतना लिखा गया, सही है। इसको अब इसमें करेंगे एक्स यहाँ पे, तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू 2x माइनस एक्स इंटू इतना यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 1 इंटू इतना, तो प्लस 1 इंटू 2x होगा, इसीलिए चेक कर लिए थे कहीं गड़बड़ नहीं हुआ था, तो 1 इंटू 2x इतना, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे सिंप्लीफाई करो, यहाँ एलसीएम क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, साथ में x को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, यहाँ माइनस एक्स कॉमन लिए, माइनस को इसमें अंदर भेज कर लिखे, फिर ऊपर यहाँ कॉमन कितना एलसीएम कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x भी कॉमन ले लो ऊपर, तो कितना -2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतना है। इसके बाद क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स और माइनस कॉमन ले लिया अंदर से, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, इधर देख रहे हैं अलग से, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स और 1, तो यहाँ से देख लो जो LHS में हम लोग लाए थे 1 माइनस x1 उसी के बराबर आया, यानी यहाँ से LHS इक्वल टू RHS एंड प्रूफ, ठीक है। तो क्लियर होगा क्या था क्वेश्चन, ए दे दिया, आई जो है 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना था आई प्लस ए आई माइनस ए इंटू इसके इक्वल होगा, तो ए इतना है आई इतना होगा 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम क्या किए tan अल्फा बाई 2 को x बोलिए, तो ए एक्स के टर्म में इतना होगा। अब LHS निकाले, LHS में जो हमें लाना था, LHS में क्या था i प्लस ए, तो i प्लस ए, तो i प्लस ए 0 x 0 दोनों को ऐड किए तो क्या मिला 1 माइनस एक्स फिर x और 1, इसका मतलब LHS इतना आया x के टर्म में। अगर RHS को भी अगर हम इतना दिखा दें तो मेरा काम हो जाएगा।
तो अब RHS को उतना दिखाने चले तो RHS लिए, RHS में इतना है। अब क्या किए, RHS में i माइनस है, यह तो x के टर्म में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा ये सब है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा है, लेकिन टेन अल्फा बाई टू के टर्म में सब आएगा, तभी उसके जगह पे हम x ले सकते हैं, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू को हम x माने हैं और LHS x के टर्म में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ये सब यूज किए वहाँ पे, और जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई टू था वहाँ x लिए, उसके बाद इसको प्रोडक्ट किए और सिंप्लीफाई किए, हमें उतना मिल गया, तो प्रूफ हो गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, ए इतना दिया थीटा के टर्म में, बी जो है फाई के टर्म में है, तो कर है सो दैट ए बी इज ए जियोमेट्रिक्स इफ थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। मतलब हमें शो करना है कि जो ए बी प्रोडक्ट होगा वो जियोमेट्रिक्स होगा। जियोमेट्रिक्स कहने का मतलब क्या, इसका सारा एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन कब, जब थीटा और फाई क्या है, ऑड मल्टीपल है पाई बाई टू के। इसका मतलब ये है कि थीटा और फाई डिफर कर रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू से, इसका मतलब थीटा और माइनस फाई किसके बराबर होगा, तो ऑड पाई बाई टू के इक्वल है। ठीक है, यही बोला है, थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब थीटा माइनस फाई अगर ऑड पाई बाई टू के इक्वल है तो ए और बी का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया क्या प्रूफ करना है। चलो ए बी निकालो, ए बी, तो ए कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये बी कितना, तो कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, फिर कॉस फाई इंटू साइन फाई, यहाँ पे कॉस फाई इंटू साइन फाई, और ये फिर क्या होगा साइन स्क्वायर फाई। मल्टीप्लाई करो दोनों को, यहाँ प्रोडक्ट डिफाइंड है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, प्लस ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, देखो क्या किए, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई किए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस फाई इंटू साइन फाई, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किए, कॉस स्क्वायर थीटा फिर कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किए, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना। अब यहाँ से आगे लिखो, थोड़ा लंबा बन गया, लंबा एक्सप्रेशन आ गया।
cos थीटा इंटू cos फाइव, cos थीटा इंटू cos फाइव कॉमन है तो कॉमन ले लो, कितना cos थीटा इंटू cos फाइव कॉमन ले लिए, तो cos थीटा इंटू cos फाइव कॉमन ले लिए तो बचा क्या cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस cos थीटा cos फाइव कॉमन तो बचेगा sin थीटा इंटू sin फाइव। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, होना चाहिए कॉमन cos थीटा cos फाइव, cos थीटा नहीं cos थीटा तो कॉमन है, चलो cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लिए, फिर sin फाइव भी कॉमन है, sin फाइव भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा वो नीचे लिख रहे हैं, उधर दिखाई नहीं देगा, तो cos थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन, cos थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन, तो cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस sin थीटा इंटू साइन फाइव बचेगा cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस sin थीटा इंटू साइन फाइव, इतना बचेगा। फिर यहाँ कॉमन क्या होगा cos थीटा कॉमन है तो नहीं है, sin थीटा कॉमन है, cos फाइव कॉमन है, तो sin थीटा इंटू cos फाइव कॉमन ले लिए, तो sin थीटा इंटू cos फाइव कॉमन लिए तो cos क्या बचेगा cos थीटा इंटू cos फाइव, cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस इधर बचेगा sin थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, sin थीटा इंटू साइन फाइव, क्योंकि cos फाइव और sin थीटा और cos फाइव कॉमन आ गया था। इधर क्या कॉमन होगा तो sin थीटा तो कॉमन है, फिर क्या कॉमन है cos थीटा कॉमन है, तो cos थीटा sin थीटा कॉमन ले लो, तो cos थीटा और sin थीटा कॉमन ले लिए और उसके बाद जो बचेगा उसे नीचे लिख रहे हैं, तो cos थीटा sin थीटा कॉमन तो बचेगा क्या cos थीटा cos फाइव sin फाइव, cos फाइव sin फाइव, ये वाला आया कैसे, गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा कॉमन लेंगे, cos थीटा और sin थीटा कॉमन लेंगे तो cos फाइव इंटू साइन फाइव, और कॉमन है cos थीटा sin थीटा तो sin इंटू cos। यहाँ पे अलग आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है, लोग चेक कर लेते हैं। ए वाला इसको इसमें मल्टीप्लाई किए होंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा cos फाइव इंटू साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, हाँ वही तो बोले साइन स्क्वायर फाइव होगा। चलो ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा cos थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन आएगा, cos थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन, cos थीटा साइन फाइव, cos थीटा साइन फाइव कॉमन नहीं, cos थीटा भी कॉमन आएगा, साइन फाइव और साइन थीटा कॉमन आएगा, साइन थीटा और साइन फाइव कॉमन आएगा, तो साइन थीटा साइन फाइव कॉमन बचेगा क्या cos थीटा इंटू cos फाइव, cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, हार्ड नहीं है बल्कि थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है। अब क्या होगा cos थीटा इंटू cos फाइव, अगर यहाँ पे टीओ का फॉर्मूला याद है तो आपको याद होगा cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव को cos थीटा माइनस फाइव बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ साइन थीटा इंटू cos फाइव, इसी फॉर्मूला से यह क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस फाइव, फिर यहाँ पे कितना cos थीटा इंटू साइन फाइव, यह हो जाएगा cos थीटा माइनस फाइव, और यहाँ कॉमन क्या है साइन थीटा इंटू साइन फाइव, और यह फिर क्या बना लेगा cos थीटा माइनस फाइव। ठीक, इतना आया। अब हमें मालूम था कि थीटा और फाइव डिफर कर रहा है और पाई बाई टू से, इसका मतलब अब आप लोग को ये भी मालूम है कि कभी भी cos और पाई बाई टू पे, यानी कि जब cos का एंगल ऑड पाई बाई टू होगा, यानी cos ऑड पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो देता है,
ठीक है। यानी कि ट्रिगो में आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कॉस का एंगल ऑड पाई बाई 2 के मल्टीपल आएगा, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, वहाँ पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। तो थीटा माइनस फाइव ऑड पाई बाई 2 है, तो थीटा माइनस फाइव अगर ऑड पाई बाई 2 है, यानी कि यह एक तरह से कॉस का एंगल ऑड पाई बाई 2 हो गया, तो इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका भी 0 और इसका भी वैल्यू 0, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब 0 होगा तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0 मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ। यहाँ से प्रूफ हो गया। तो क्लियर है, समझ में आया होगा। अब जाकर क्वेश्चन बनाएंगे सोल्व और एक्सरसाइज बनेगा बहुत सारा क्वेश्चन, और जब बनेगा तो बहुत मजा आएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।